विटिलिगो और सोरासिस क्या साथ में हो सकता है, या जिनको हो रहा है वो ये वीडियो सुन रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि उनके जो क्वेश्चंस होते हैं या दिमाग में ज़रूर आता है कि ये दोनों मुझे कैसे हो गए। अब अगर हो गए हैं तो मैं पहले विटिलिगो ठीक करूं या सोरासिस ठीक करूं, पहले तो मुझे हुए क्यों, और ये पॉसिबल भी है या नहीं कि एक से ज़्यादा ऑटोइम्यून डिसऑर्डर एक साथ हो सकते हैं या नहीं। नमस्कार, मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। और अक्सर हमने आसपास पेशेंट को देखा है या ऑब्जर्व करा है हमारी प्रैक्टिस में, या आपने भी देखा होगा, या जिन पेशेंट को है साथ में विटिलिगो और सोरासिस वो मुझे सुन रहे होंगे कि यस ये पॉसिबल है, आपको बॉडी में एक से ज़्यादा ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो जाते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि वो सोरासिस और विटिलिगो ही हो, कुछ पेशेंट में हमें देखने को मिलता है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी है और सोरासिस भी है, तो दोनों ही ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। अब ऑटोइम्यून हम बार बार यूज़ कर रहे हैं, तो क्या है ऑटोइम्यून? ऑटोइम्यून आपकी हाइपर एक्टिव इम्यूनिटी जब इतनी हाइपर एक्टिवली वर्क करे कि वो खुद की बॉडी की दुश्मन बन जाए, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाए और उसको हार्म करना शुरू कर दे, अपना दुश्मन मानना शुरू कर दे, तो वो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में हो जाते हैं। जैसे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, सोरासिस, विटिलिगो, रूमेटॉइड हमें पता है, एसएलई होता है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस होता है, ऑटोइम्यून किडनी डिसीजेज होती हैं, जो किडनी खराब हो जाती है, खुद की बॉडी अटैक करना शुरू कर देती है खुद को। तो ये सारे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर एक से ज़्यादा भी प्रेजेंट किसी एक इंडिविजुअल में हो सकते हैं। मैंने जो अब तक पेशेंट देखे हैं वो सबसे ज़्यादा यही देखे हैं कि सोरासिस के साथ या तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस उन्हें मिलता है, या फिर सोरासिस और विटिलिगो भी पेशेंट में देखने को मिल जाता है। अब ये हुआ क्यों? होने के पीछे सिंपल सा पैथोजेनेसिस है। हमारा एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसको हम बोलते हैं मल्टी हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ये एक जीन का लोकस है। अब ये जो विटिलिगो और सोरासिस के पेशेंट होते हैं, इनका जो MHC कॉम्प्लेक्स है ये कॉमन होता है, कॉमन इन्फ्लेमेटरी चेंजेस होते हैं, कॉमन पाथवे ये फॉलो करते हैं, और इनका जो HLA जीन होता है, जो ह्यूमन ल्यूकोसाइट जीन हम जिसकी बात कर रहे हैं, जो ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीबॉडीज होती हैं, ये कॉमन होती हैं और ये कॉमनली म्यूटेट कर जाती हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि MHC कॉम्प्लेक्स होता क्या, ये तो हमने पहली बार सुना है। ये जो कॉम्प्लेक्स है ये स्पेशल प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जो हमारी इम्यूनिटी को बैलेंस आउट करके रखते हैं या इम्यून रिस्पॉन्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये एक सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अब जब ये डिस्टर्ब्ड हो जाए या यहाँ पर म्यूटेशन हो जाए किसी क्रोमोसोम में या किसी जीन लेवल पे, तो आपको डिसऑर्डर्स, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, जैसे HLA जीन्स के म्यूटेट होने से ऑटोइम्यून डिसऑर्डर लग जाते हैं। अब HLA-C और HLA-B जब आपका जीन म्यूटेट हो जाता है और यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलते हैं इनकी अल्फा बीटा चेन में, तो आपको एक से ज़्यादा ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो सकते हैं एक ही बॉडी में। ये तो हुआ थ्योरेटिकल या पैथोजेनेसिस की ऐसा क्यों हो रहा है। अक्सर आपने सोचा कि ऐसा हुआ क्यों, और सबसे पहले जब विटिलिगो और सोरासिस साथ में प्रेजेंट है बॉडी में, तो ये भी आपने नोटिस किया होगा कि पहले आपको विटिलिगो हुआ, फिर उसके बाद सोरासिस, कुछ ईयर्स के बाद वो डेवलप होना शुरू हो गया, मे बी ड्यू टू म्यूटेशन इन द जीन्स, और मे बी ड्यू टू सेम इन्फ्लेमेटरी पाथवेज, और मे बी ड्यू टू सेम जीन लोकस, और मे बी ड्यू टू सम इन्वायरमेंटल फैक्टर, क्योंकि आपने अपनी पहली ही ऑटोइम्यून बीमारी को कंट्रोल नहीं किया या उसको ठीक नहीं किया। अब सफ़ेद दाग आपको हुआ है, और ज़्यादातर पेशेंट में पहले सफ़ेद दाग होता है, उसमें आपको पता है कि खुद की जो एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट प्रोड्यूस हो रही हैं, मेलानोसाइट्स कम काम कर रहे हैं, मेलानिन प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। अब इन सब के बाद जब बॉडी आपकी पूरी तरीके से वाइट होने लग गई है, वाइट पैचेस बना रही है, तो शुरू में ही आपको उसको रोक लेना चाहिए। अदरवाइज 80-90% कन्वर्ट होने के बाद फिर कुछ लेटर स्टेजेस में आपको सोरासिस डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो पहले आपको, ज़्यादातर केसेस में मैंने ये देखा है कि पहले विटिलिगो होता है पेशेंट को, फिर सोरासिस होता है। खैर, अगर आपका बॉडी मोर देन 70% कवर हो चुका है तो आप अपने विटिलिगो को अनट्रीटेड छोड़ दीजिए, और सोरासिस डेवलप हो रहा है साथ साथ, तो पहले सोरासिस को ठीक करें, क्योंकि सोरासिस में पेनफुल कंडीशंस बनती है। विटिलिगो में इतना पेनफुल नहीं होता, इचिंग नहीं है, बर्निंग नहीं है, सूजन नहीं है, पैचेस नहीं है, पपड़ी नहीं झड़ रही, बट सोरासिस में ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, और ये पेन, मतलब ये एक सफरिंग हो सकती है, या आपको थोड़ा दर्द ज़्यादा दे सकता है, या आपको डिस्कम्फर्ट पैदा करेगा, और ये सीवियर हुआ तो फिर
कुछ भी हो सकता है। तो आप सोरासिस को पहले कंट्रोल करें, अपनी रेडनेस, इन्फ्लेमेशन, फ्लेकिंग, जो भी आपका पैचेस में इचिंग है, जो भी डिस्कम्फर्ट है उसको आप रिलीव करें। और चाहें तो विटिलिगो को छोड़ सकते हैं, अगर वो बहुत ही मतलब इट्स लाइक 60% ऑफ योर बॉडी इज कवर्ड विद विटिलिगो पैचेस, तो आप उसको ट्रीट करें। और मोर देन 70% हो गया तो उसको आप अनट्रीटेड छोड़ सकते हैं। लेकिन आप अपने सोरासिस को नज़रअंदाज नहीं करेंगे, सोरासिस को ठीक करेंगे, क्योंकि ये भी बिगड़ता गया तो हो सकता है आपके जान पे बात आ जाए, या ये फेटल बन जाए, या फिर आप इसके बाद कोई और बीमारी झेल ना पाए, या कोई और कोई भी इंसिडेंट या ट्रेजेडी या एक्सीडेंट कुछ भी ना झेल पाए, क्योंकि आपके इम्यून रिस्पॉन्सेज बैलेंस नहीं है। अब अगर आपको साथ साथ ये बीमारियां हो रही हैं और आपको इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे अपनी इमेजेस भेजिए, मुझसे मिलिए, मेरी टीम से बात करें और इसका एक सही इलाज पाएं। टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर।